हाँ जी, जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसले से अपनी किस्मत को बदलने में भी वक्त लगता है। दोस्तों, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस फ्यू मिनट्स के वीडियो में, जहां पे आज से हम उद्घाटन करेंगे फ्यू मिनट्स वीडियोस का टुवर्ड्स 2024। अभी तक पीछे जो भी हमारा सफर रहा हो उसको छोड़ के, सब पुरानी बातों को भूल भुला के, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ हम अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करें और कोशिश करें अपने एफर्ट्स पे फोकस करके कि आगे हमारा जो नतीजा है, जो आउटकम है, वो अच्छा रहे। हम अपने प्रोसेस में कोई ढील ना डालें, हम अपने प्रोसेस में कोई विघ्न ना डालें। अगर अपना प्रोसेस अच्छी तरह से हम फॉलो कर रहे हैं तो गोल भी हम डेफिनेटली अचीव करेंगे। और अब से थोड़े से हमारे जो वीडियोस हैं फ्यू मिनट्स के, वो थोड़ा मेंस ओरिएंटेड भी रहेंगे। जो बच्चे मेंस दे रहे हैं इस बारी, उनके लिए तो चलो अच्छी बात है कि थोड़ा एनालिटिकल एस्पेक्ट से वीडियोस को पेश किया जाएगा। और जो बच्चे अभी नहीं मेंस देंगे इस बारी, अगली बार देंगे, तो उनके लिए भी अच्छी बात है, बिकॉज ये सब बातें अगले साल में भी रेलेवेंट रहने वाली हैं। एटलीस्ट इस साल का पेपर देख के तो ये बात तय हो चुकी है कि आईआर की बात करें तो यूपीएससी 2-3 साल पुराने टॉपिक्स भी उठा के उस साल के एग्जाम में डाल सकता है। तो यहां पे बात करेंगे चाइना और 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज की समिट के बारे, C+C5 समिट। अभी कुछ 2 सप्ताह पहले की बात है। और इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले यहां पे एक एडवर्टाइजमेंट आ गई। तो दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट में आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप स्लीपी क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे पेड कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हम लेके आए हैं जनरल स्टडीज फॉर यूपीएससी 2024। आपका अगले साल आपका अच्छा अटेम्प्ट रहे, आपके अटेम्प्ट में, आपकी तैयारी में कोई भी बाधा ना बढ़े, इसके लिए हम एक कोर्स लेके आए हैं जो कि अवेल कर सकते हैं विदाउट इवैल्यूएशन। वैसे तो कोर्सेज विद इवैल्यूएशन, विदाउट इवैल्यूएशन दोनों ही रहते हैं, लेकिन यदि आप केवल विदाउट इवैल्यूएशन लेना चाहते हैं, जहां पे आपको जीएस का पूरा कंटेंट मिलेगा, सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट आपको मिलेगा, वीडियो कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, आपको एसे का कंटेंट भी मिलेगा, वीकली करंट अफेयर्स मॉड्यूल भी आपको मिलेंगे, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज मिलेंगे, मेंस आंसर राइटिंग, और साथ के साथ मेंस आंसर राइटिंग में जो मॉडल आंसर्स हैं, जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं, वो भी मिलेंगे। और इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन पे हमारा फोकस रहेगा, जहां पे आप लाइव डाउट सेशंस हमारी टीम के साथ कंडक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने डाउट्स इंस्टेंटली डाल सकते हैं, हमारी टीम उसको रिजॉल्व करेगी। और यहां पे आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशंस भी मिलेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन थी आपको बताने के लिए कि जो बच्चे 2024 में टारगेट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये कोर्स है केवल 15,000 की प्राइस पे। यदि आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल कीजिएगा। ये है हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-3043। 2 सप्ताह पहले 19 मई की बात है, चाइना के राष्ट्रपति ने होस्ट किया था चाइना के ईस्टर्न प्रोविंस में, जो कि ईस्टर्न जो पार्ट ऑफ चाइना है, जियान, जो कि बहुत हिस्टोरिक सिटी है। वो क्यों हिस्टोरिक सिटी है? बिकॉज किसी जमाने में जियान जो था वो स्टार्टिंग पॉइंट था ऑफ द एंशिएंट सिल्क रोड। तो जियान में, चाइना की हिस्टोरिक सिटी में, चाइना के राष्ट्रपति ने होस्ट किया 5 हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, द 5 स्टान्स, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। अब कहीं ना कहीं चाइना की जो कोशिश है सेंट्रल एशियन रीजन में अपना फुटप्रिंट बढ़ाने की, वो काफी बढ़ रही है। बिकॉज रशिया का ये बैकयार्ड था किसी जमाने में। लेट्स नॉट फॉरगेट, ये 5 देश किसी ना किसी टाइम पे यूएसएसआर का ही हिस्सा थे। आज ये 5 देश इंडिपेंडेंट हैं, ऑटोनोमस हैं। और अगर मैं इन 5 देशों के हेड्स ऑफ द स्टेट लीडर्स की भी बात करूं, डिक्टेटोरियल है, तानाशाही उनको बहुत पसंद है। हालांकि हम देख रहे हैं, जैसे कि पिछले साल 2022 की बात है, कजाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ था। सिविल सोसाइटी लोगों ने, यानी कि जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है, उन्होंने बाहर सड़क पे आके प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था ऑफ द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस एंड द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। बट हम ये देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली आफ्टर द वॉर इन यूक्रेन, रशिया का जो पकड़ है, रशिया का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में काफी कमजोर हो रहा है। और ये कंट्रीज आफ्टर 1991, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, ये कंट्रीज ट्रेडिशनली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रशिया पे ही डिपेंडेंट थे। लेकिन अभी ऐसा देखा जा रहा है कि ये रशिया से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और एक मल्टी वेक्टर्ड फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो इन 5 देशों में से आपको बताना चाहता हूं, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ये जो तीन देश हैं, ये रशियन लेड CSTO का भी हिस्सा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सिल्क रूट को देख लेते हैं मैप में। यहां पे ये जियान से शुरू होता है, द फार ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ चाइना, और ये टर्मिनेट कहां पे जाके होता है, फार इनटू द लेवांत रीजन विच इज द मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो सिल्क रूट है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम जियान, देन दिस पासेस थ्रू द तकलामकन डेजर्ट विच इज इन चाइना, देन टू द पामिर्स नॉट इन सेंट्रल एशिया, एंड देयरफॉर उसके बाद आगे जाता है ये लेवांत तक, राइट अप टू द मेडिटेरेनियन सी। तो ये एंशिएंट सिल्क रूट था, और ये एंशिएंट सिल्क रूट को रिवाइव करने के लिए आज से 10 साल पहले चाइना ने ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की स्थापना करी है। सिल्क रोड जो है, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, सिल्क रूट या सिल्क रोड इसको हम बोले, ये कनेक्ट करता है दो सभ्यता को, पश्चिम और पूरब की सभ्यता को, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द सिविलाइजेशन ऑफ चाइना एंड द सिविलाइजेशन ऑफ रोम। तो सिल्क वेंट वेस्टवर्ड्स एंड वूल्स, गुड एंड सिल्वर वेंट टूवर्ड्स ईस्ट। तो जैसे आपको मैंने बताया कि जियान से शुरू होता है, 64,000 किलोमीटर रोड है ये, एंड दिस गोज राइट अप टू द मेडिटेरेनियन सी। इसी रूट को रिवाइव करने के लिए आज के टाइम पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना ने ओरिजिनेट करा है। वो कब किया था? 2013 में किया था। फिर से हम मैप देख सकते हैं यहां पे आपके सामने। अब चाइना की एक पॉलिसी है जिसका नाम है नेबरलीनेस एंड फ्रेंडशिप। चाइना ने ये मौके को यूज करा ताकि अपनी मजबूती, अपना इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशियन देशों में और बढ़ा सके, और जो चाइना के तमाम प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर आते हैं, उनको भी कंसोलिडेट कर सके। अभी इन द रीसेंट पास्ट चाइना 3 ग्लोबल इनिशिएटिव्स के बारे काफी बात कर रहा है। एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, एक ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, और एक GDI यानी कि ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो इन तीनों इनिशिएटिव्स के बारे किसी डिफरेंट वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन अगर हमने यहां पे समझना हो, ये जो सो कॉल्ड 3 ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं चाइना के द्वारा जो प्रमोट करे जा रहे हैं, दे आर अ काउंटर टू द वेस्टर्न रेड वर्ल्ड ऑर्डर। अब रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की जब बात आती है तो अक्सर चाइना के ऊपर निशाना ठोका जाता है कि चाइना रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं फॉलो करता। चाइना का यह आर्ग्यूमेंट है कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद केवल वेस्टर्न देशों ने ही तय क्यों किया है? रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एशियन देश क्यों नहीं तय कर सकते हैं? तो चाइना यह बात एशिया में कहना चाह रहा है एशियन देशों को कि बचो अमेरिका से, बचो यूरोप से, एशियन कंट्रीज को अपनी सिक्योरिटी अपने आप ही स्ट्रांग करनी पड़ेगी, अपने जो कंधे हैं वो खुद मजबूत करने पड़ेंगे, अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव चाइना ने बनाया था वो चाइना का काउंटर है टू द अमेरिकन लेड ब्लॉक्स, लाइक फॉर एग्जांपल क्वाड है या ऑकस है। तो चाइना ये कहना चाह रहा है कि हम एशियन सॉलिडारिटी की बात करें और ये वेस्टर्न देशों को मौका ना दें रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर स्थापित करने का। इनफैक्ट इन द रीसेंट पास्ट, अगर अब मैं आपको बताऊं, अभी जस्ट 2 मंथ्स बैक, मार्च की ही बात है, चाइना ने मीडिएट किया और डिप्लोमेटिक रिलेशन सऊदी और ईरान के बीच में रिस्टोर करे। तो चाइना अपनी इमेज चेंज करना चाह रहा है। चाइना तो यूक्रेन के लिए भी पीस प्रपोजल सामने रख रहा है। चाइना यह कहना चाह रहा है कि एशियन लेड दैट दिस सो कॉल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हैज टू बी एशियन लेड, नॉट द वेस्टर्न लेड इंटरनेशनल ऑर्डर। ठीक है, तो ये इन तीनों इनिशिएटिव्स के बारे किसी हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। बहरहाल आपको पता हो कि ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के चलते चाइना ने एक पीस डील ब्रोकर करी थी बिटवीन द आर्क राइवल्स, द सुन्नी एंड शिया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सऊदी एंड ईरान। नाउ डज दैट मीन, अब वो एक डिफरेंट टॉपिक है, डज दैट मीन दैट इन वेस्ट एशिया दैट जस्ट बिकॉज ईरान और सऊदी के बीच में नॉर्मल सी आ रही है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर हो रहे हैं, तो ये जो सेक्टेरियन वायलेंस है वो भी कम होगा? दैट टाइम विल टेल, बट चाइना इज ट्राइंग टू चेंज इट्स इमेज। ऑल्सो मैं यहां पे बात बताना चाहता हूं कि ऐसे तो SCO भी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना के साथ ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो उस फोरम में भी है। तो लेकिन चाइना को एक सेपरेट फोरम क्यों बनाना पड़ा, C+C5 विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज? बिकॉज चाइना को यह लगता है कि SCO में, वैसे तो SCO की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, कि SCO में क्योंकि भारत भी है और पाकिस्तान भी है, तो चाइना को इस बात का डर है कि कहीं SCO का भी वही फ्यूचर ना हो जो सार्क का हुआ था, कि इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट्स और झगड़ों के चलते कंस्ट्रक्टिव काम SCO में ना हो पाए। और ये फियर और ये एप्रीहेंशन चाइना को केवल इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी के कारण नहीं है, बट चाइना को इस बात से भी इनसिक्योरिटी है कि इंडिया का इंफ्लुएंस इन कंट्रीज के साथ और बढ़ेगा विद इन द SCO फोरम। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो पहली वर्चुअल समिट थी C+C5, ये 2022 जनवरी 2022 में हुई थी। उसके ठीक 1 महीने के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने भी वर्चुअल फॉर्मेट में
वर्चुअल फॉर्म, क्योंकि उन दिनों ओमिक्रॉन का वायरस वेरिएंट आया था, तो उसी जनवरी एंड की ही बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने वर्चुअल फॉर्मेट में सेंट्रल एशियन कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट के साथ एक वर्चुअल मीटिंग रखी थी। यह पहली फिजिकल मीटिंग हुई है चाइना के प्रेसिडेंट और ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लीडर्स के साथ। अगली मीटिंग तय करी गई है कि 2025 में होगी, यानी कि बायएनुअल फॉर्मेट रहेगा इस मीटिंग का, 2 साल में एक बार मीटिंग की जाएगी। अब इंटरेस्टिंगली ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज अपने आप को डिस्टेंट रखना चाह रही हैं फ्रॉम रशिया, जस्ट बिकॉज के किसी जमाने में ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज रशिया का बैकयार्ड था या ये कंट्रीज यूएसएसआर का हिस्सा थे, डजंट मीन दैट दे विल एंड अप सपोर्टिंग एवरी पॉलिसी ऑफ रशिया। आज के टाइम पे ये पांचों के पांचों देश यूक्रेन के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। इन पांचों देशों को इस बात की चिंता है कि हमारे साथ भी कहीं वो हशर ना हो जो आज यूक्रेन के साथ हो रहा है। इन पांचों देशों का अपनी अखंडता, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बहुत चिंता है, और इसीलिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज अपने फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रशिया का जो दखलंदाजी है और जो इन्फ्लुएंस है उनके डे टू डे मैटर्स में वो कम से कम हो सके। इनफैक्ट कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान दे हैव आल्सो सेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू यूक्रेन। ठीक है, अब इन गंभीर परिस्थितियों के चलते इंटरेस्टिंगली शी जिनपिंग, जो कि पुतिन के बहुत ही ज्यादा अच्छे मित्र माने जाते हैं, जय वीरू की दोस्ती, जैसे ना जय वीरू की जोड़ी, वैसे ही शी जिनपिंग और पुतिन की जोड़ी है। शी जिनपिंग भी यहां पे रिटरेट कर रहे हैं कि हां, मैं भी ये चाहता हूं, चाइना भी ये चाहता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज की अखंडता पे आंच ना पड़े, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस उन देशों पे आंच ना पड़े। तो यानी कि ऐसा क्यों लगता है कि यहां पे शी जिनपिंग एक पंचशील टाइप अग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कि हां, मैं नहीं चाहूंगा कि इन देशों पे दखलंदाजी कोई करे, ना ही मेरे देश में कोई दखलंदाजी करे। ये वो चाइना बोल रहा है जिसने साउथ चाइना सी में, इंडिया में इतनी दखलंदाजी करी है। तो ये तो हाथी के दांत खाने को कुछ और दिखाने को कुछ और वाली बात हुई। लेकिन यहां पे स्ट्रेटेजिक बात क्या है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज आज अगर इंडिपेंडेंटली फ्रॉम रशिया, दे कैन इंडिपेंडेंटली एंगेज विद चाइना, दे आर इंडिपेंडेंट कंट्रीज, लेकिन अगर आज चाइना का इकोनॉमिक क्लाउड इस रीजन में बढ़ रहा है तो हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना का जो हेजेमनी है सेंट्रल एशियन रीजन में वो और बढ़े। लेट अस नॉट फॉरगेट दैट सेंट्रल एशियन रीजन हैज बिन द बैकयार्ड, हैज बिन द स्पेस जहां पे कंपीट किया गया है अमेरिका के द्वारा भी, रशिया के द्वारा भी, लेकिन अब इस रीजन में स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश चाइना कर रहा है। चाइना इन लीडर्स को, इन देशों के लीडर्स को खुश रखता है पैसे देके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करके। मैंने आपको जैसे बताया कि इन पांचों देशों के जो हेड्स ऑफ द स्टेट हैं, इनकी जो टेंडेंसी है वो काफी डिक्टेटोरियल है एंड दे डोंट लाइक द वर्ड डेमोक्रेसी। तो जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि डेमोक्रेसी 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 की बात करते हैं, उनको इस बात से खुशी है कि एटलीस्ट शी जिनपिंग डेमोक्रेसी का नारा नहीं लगाते हैं, डेमोक्रेसी का हंगामा नहीं करते हैं और हमको भी खुश रखते हैं, पैसे देते रहते हैं। और हां, कोई बात नहीं, अगर कुछ अवाम में लोग उठ के हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते भी हैं, जैसे कजाकिस्तान में हुआ था, कोई बात नहीं, हम उनको चुप करा देंगे। तो ये अब इनके लिए एक एडवांटेज है क्योंकि चाइना खुद एक कम्युनिस्ट कंट्री है और डेमोक्रेसी में तो चाइना भी बिलीव नहीं करता। तो ये भी खुश है कि चलो चाइना से पैसे मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहां पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल एशिया फॉर चाइना, अगर हम इतिहास में देखें तो सेंट्रल एशियन जो रीजन है, दिस वाज अ रेडीमेड मार्केट फॉर चीप एक्सपोर्ट्स एंड दिस गेव चाइना ओवरलैंड एक्सेस टू मार्केट्स इन यूरोप एंड इवन वेस्ट एशिया ऑल द वे अप टू द मेडिटेरेनियन सी। इस रीजन में रिसोर्स रिच गैस और ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पाए जाते हैं, यूरेनियम, कॉपर, गोल्ड, यहाँ पे फूड ग्रेन्स, कॉटन ग्रो की जाती है। China also had another priority in its relationship because जो far western region of China है, the Xinjiang region, और apparently जैसे हम सब जानते हैं कि चाइना ने काफी ईगर मुस्लिम्स को इस रीजन में मारा है, परसिक्यूट किया है। अब चाइना को इस बात की भी इनसिक्योरिटी थी कि कहीं ये इसका स्पिल ओवर इफेक्ट सेंट्रल एशियन रीजन में ना जाए, बिकॉज Xinjiang रीजन में जो मुस्लिम लोग रहते हैं, ईगर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, ऑब्वियसली उनके साथ ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो अपनी सहानुभूति शेयर करेंगे, अपनी सिंपैथी शेयर करेंगे। काफी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लीडर्स ने यह भी कहा कि देखिए चाइना जो बर्ताव कर रहा है ईगर मुस्लिम्स के टुवर्ड्स वो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं चाइना ने भी अपने आप को अच्छे रिकॉर्ड में मेंटेन करने के लिए, टू कीप इन गुड बुक्स, टू कीप इन गुड ह्यूमर, ये स्टेप उठाया है कि कैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज को निराश ना किया जाए एंड एट द सेम टाइम इंश्योर किया जा सके कि जो सो कॉल्ड जो जिनजियांग रीजन में जो चाइना जो काम कर रहा है ईगर मुस्लिम परसिक्यूशन, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ना पड़े। नाउ अभी देखिए रशिया में तो बहुत गंभीर समस्याएं आ रही हैं। रशिया की जो इकोनॉमिक
जो इन्फ्लुएंस है, जो इकोनॉमिक पावर है, वो भी अब काफी हद तक डिक्लाइन कर रहा है। और इवन इस लड़ाई के नतीजे के बाद, हालांकि इस लड़ाई को बहुत लंबा समय हो चुका है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई को, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस लड़ाई के बाद रशिया वो रशिया नहीं रहेगा जो रशिया इस लड़ाई में जाने से पहले था। पिछले कुछ 25 सालों में चाइना ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट इस रीजन में करी है, सेंट्रल एशियन रीजन में, जिसके चलते चाइना ने अंडरमाइन किया है और अपग्रेड भी किया है सोवियत एरा इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि इस रीजन में प्रेडोमिनेंटली प्रेजेंट था इवन आफ्टर 1991। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रैपिडली रैंप अप चाइना ने करा है अपनी इन्वेस्टमेंट से। लेट्स अगेन हैव द लुक एट द 5 स्थान्स। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ना इन 5 देशों में से आपको 2 बात याद रखनी है। डबल लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? उज्बेकिस्तान, बिकॉज डबल लैंडलॉक देश कौन सा होता है? जो कि 2 लैंडलॉक देशों के बीच में आता है। उसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये तीनों जो कंट्रीज हैं ये CSTO की मेंबर्स हैं। ठीक है, CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में जब लॉन्च किया गया था, ये कजाकिस्तान में किया गया था। कजाकिस्तान का जो कैपिटल है अलमाती, वहां पे ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वहां से लॉन्च किया गया था। और एज मेनी एज 51 BRI प्रोजेक्ट्स आर सेड टू बी लोकेटेड इन कजाकिस्तान अलोन। और कजाकिस्तान से ट्रांजिट मिलता है चाइना को, ताकि फर्दर आगे वेस्ट एशिया और ऑल द वे टू मेडिटेरेनियन तक कनेक्टिविटी मिले। बहुत सारे डॉलर्स, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उज्बेकिस्तान में भी पंप करे हैं और बाकी देशों में भी ये डॉलर्स जो हैं, इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करे हैं। और ये जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ये कौन से प्रोजेक्ट्स में किए हैं? ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, रेल सेक्टर में, रोड सेक्टर में, सी पोर्ट कनेक्टिविटी में, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में, एक्सेट्रा। और जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं इन देशों में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, ये भी खुश हैं, ये भी कंफर्टेबल है कि चाइना उनको पैसे दे जा रही है, अनलाइक द वेस्ट जो कि इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लीडर्स के ह्यूमन राइट अकॉर्ड्स को उन पे सवाल उठाती है। तो चाइना हैज नथिंग टू डू विद ह्यूमन राइट्स अकॉर्ड। चाइना को क्या होगा? चाइना तो खुद ह्यूमन राइट्स वायलेट करता है, जो ईगर मुस्लिम के साथ कर रहा है। तो चाइना को क्या प्रॉब्लम होगी यदि कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, तजिकिस्तान में इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है? तो चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना एक व्यापार के नजरिए से काम कर रहा है सारा का सारा, कि मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को मुनाफा मिल रहा है और मेरी कनेक्टिविटी बढ़ रही है ऑल द वे टू यूरोप नाउ। लेकिन ऑफ लेटली न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पे जो सिविल सोसाइटी है इन देशों में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं अगेंस्ट चाइनीज गवर्नमेंट। और वो ये कह रहे हैं कि चाइना की इतनी भारी इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज लोकल्स के लिए नहीं आ रही हैं। और जॉब्स कौन खा रहा है? जो चाइना से लोग आ रहे हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं, चाहे वो रेल सेक्टर में, रोड सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी में, ट्रांसपोर्टेशन में, ये सब जॉब्स वो चाइनीज खा रहे हैं। इनफैक्ट 2015 से पिछले 8-9 सालों में सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने 150 से ज्यादा एंटी चाइनीज प्रोटेस्ट देखे हैं, पर्टिकुलरली किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और कजाकिस्तान में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों कंट्रीज भी CSTO के मेंबर हैं। कहीं ना कहीं रशिया को भी दिख रहा है कि चाइना का इंफ्लुएंस इस रीजन में बढ़ रहा है। दोस्ती तो बहुत अच्छी है दोनों देशों के बीच में, लेकिन रशिया भी इस बात को गौर करे कि भाई अगर चाइना का इंफ्लुएंस इस रीजन में बढ़ता है, ऑलरेडी रशिया का इंफ्लुएंस यूरोप में कम होता दिखाई दे रहा है, तो रशिया के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं यदि चाइना अगर अपना इंफ्लुएंस और बढ़ाता है इस रीजन में। मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, तो अब देखिए, अब ये आजादी इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज की भी है कि ये चाहे किसी मर्जी देश के साथ अपना ट्रेड और व्यापार बढ़ा सकते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज केवल रशिया के साथ ही व्यापार करते थे। आज जमाना बदल चुका है। आज ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज यूक्रेन को भी सपोर्ट दे रहे हैं, यूक्रेन को असिस्टेंस दे रहे हैं। इनफैक्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज अपनी मार्केट्स डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अब ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज विल नो लॉन्गर बी क्वाइट बाय द फैक्ट कि रशिया हमारा सिक्योरिटी गारंटर है। नो, दे हैव द आजादी टू एंगेज। एंड इनफैक्ट सेंट्रल एशियन कंट्रीज क्या रुक जाएंगी अगर चाइना उनके देश में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है कि वो बाकी देशों के साथ एंगेज ना करे? नहीं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज इवन अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ भी बहुत ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट 2021 में कजाकिस्तान ने 66 मिलियन टन ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया और इसमें से केवल 4 मिलियन टन चाइना के पास गया था, बाकी सारा यूरोप में गया है, अमेरिका में गया है और अन्य देशों में गया है।
इंडिया कहां पे खड़ा है इस सबके बीच में, इस बात को समझना जरूरी है। इंडिया के पास एससीओ की प्रेसिडेंसी है। इंडिया ने अपना सबसे बड़ा जो आउटरीच किया था टुवर्ड सेंट्रल एशिया वो पिछले साल की बात है, 2022 जनवरी में, जब भारत के प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी विद द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अभी हमारे पास एससीओ की प्रेसिडेंसी है। सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए यह है कि भारत के पास अच्छी ज्योग्राफी नहीं है, अच्छी लैंड कनेक्टिविटी नहीं है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ। हमको डिपेंडेंट होना पड़ता था पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के डिफरेंसेस के कारण पाकिस्तान विल नॉट गिव अस ओवरलैंड एक्सेस। अफगानिस्तान आता है, अफगानिस्तान में बिकॉज ऑफ तालिबान इंस्टेबिलिटी है। सो देयरफॉर अभी हमारा जो मेन जो कनेक्टिविटी है विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द चाबहार पोर्ट विच इज इन ईरान। वो भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। चाबहार पोर्ट से सड़क जाती है ऑल द वे टू अफगानिस्तान, जराज दिलरम हाईवे, जिसके आगे जाके हमको सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी मिलती है। तो हमारी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशियन रीजन में काफी कम है। हम अपने सॉफ्ट पावर के बलबूते पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ आगे संबंध और मजबूत नहीं बना सकते हैं। सॉफ्ट पावर विल प्ले अ वेरी लिमिटेड रोल, बट वी नीड टू एंगेज, वी नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड वी नीड टू बी मोर इनोवेटिव इन हैविंग अ वेरी कंक्रीट फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स द सेंट्रल एशियन कंट्रीज. It is expected nevertheless that India having the SCO presidency will obviously give a lot of leverage for India to expand its influence with the Central Asian countries. So दोस्तों यहां पे विदा लेता हूं आपसे, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।